सुप्रिया, कहाँ हो तुम? ललिता देवी फोन रखते ही बेचैनी से चिल्लाई। घर में ही हूँ माँ। क्या हो गया? इस तरह क्यों चीख रही हो? यही तो समस्या है कि तुम घर में रहकर भी नहीं रहती। पता नहीं कौन सी नई दुनिया बसा ली है तुमने। माँ, मुझे बहुत काम है, प्लीज थोड़ा धीरज रखो। 1 घंटे में आऊंगी। अभी तो मुझे सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं है। देखा, मैं कहती थी ना। सुप्रिया तो घर में रहकर भी नहीं रहती। कई सप्ताह बीत जाते हैं हमें एक दूजे से बात किए बगैर। ललिता ने टीवी देखने में व्यस्त अपने पति, पुत्र व दूसरी पुत्री नीरजा से शिकायत की, पर किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं भी कुछ कह रही हूँ ना, कोई मेरी भी सुन ले। झुंझला कर उन्होंने टीवी बंद कर दिया। टीवी बंद करते ही भूचाल आ गया। क्या कर रही हो ललिता? मैं इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम देख रहा हूँ और तुमने आकर टीवी बंद कर दिया। मुश्किल से 10 से 15 मिनट के लिए टीवी देखता हूँ मैं, तुमने वो भी सहन नहीं होता। उनके पति अपूर्व भड़क उठे। और भी गम है जमाने में। ललिता बड़ी अदा से बोली, मैं शेर सुनने के मूड में नहीं हूँ। पहेलियां मत बुझाओ, रिमोट मुझे दो और जल्दी बताओ समस्या क्या है। उनके पुत्र प्रताप और पुत्री नीरजा ने जोर शोर से पिता की बात का समर्थन किया। तो पहले मेरी समस्या सुन लो, बाद में टीवी देख लेना। जल्दी कहो ना माँ, हमारे सीरियल की नायिका एक नए षड्यंत्र की तैयारी कर रही है, वो निकल जाएगा। नीरजा अधीरता से बोली, कभी अपने घर के सीरियल की भी चिंता कर लिया करो। पता है अभी किसका फोन था? ललिता ने नीरजा को आंख दिखाई। नहीं, तेरी शर्वरी मौसी का। यही बताने के लिए आपने टीवी बंद कर दिया? ये बताने के लिए नहीं बुद्धू, ये बताने के लिए कि उन्होंने क्या कहा। और टीवी तेरी मौसी से अधिक आवश्यक हो गया। ललिता देवी कुछ और बोलती उससे पहले ही सुप्रिया आ पहुंची। बोलो माँ, क्या हुआ जो आपने पूरा घर सिर पर उठा रखा है? मेरा कल आवश्यक प्रेजेंटेशन है, उसी की तैयारी कर रही थी, पर आपने बुलाया तो अपना काम छोड़कर आई हूँ। आ मेरे पास बैठ, तू ही मेरी रानी बेटी है और किसी को तो मेरी चिंता ही नहीं है। तेरी शर्वरी मौसी का फोन आया था। वे कल अपने किसी परिचित को साथ लेकर यहाँ आ रही हैं। वे उनके बेटे से तुझे मिलवाना चाहती हैं। कह रही थी कि रूप और गुण का ऐसा संयोग शायद ही कहीं मिले। वो तुझे अवश्य पसंद आएगा। क्या हो गया है आप लोगों को? अगर आप ये सोचती हैं कि मैं चाय की ट्रे लेकर सिर पर पल्लू रखे शर्माती सकुचाती खुद को वर पक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करूंगी तो भूल जाइए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं प्रेम रहित विवाह में विश्वास ही नहीं करती। सुप्रिया ने अपना निर्णय कुछ इस अंदाज में सुनाया कि सबके कान खड़े हो गए। किसी को ना टीवी की चिंता रही, ना अपने पसंद के कार्यक्रम की। सुप्रिया और प्रेम विवाह किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने वाली और सदैव हर परीक्षा में प्रथम रहने वाली सुप्रिया प्रेम विवाह की बात भी करेगी, ऐसा तो उनमें से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कोई है क्या? अपूर्व, नीरजा और प्रताप ने संवेद स्वर में पूछा। कोई है क्या? क्या मतलब? सुप्रिया ने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न ही पूछ डाला। मतलब ये है दीदी कि प्रेम विवाह के लिए एक अदद प्रेमी की भी आवश्यकता पड़ती है। हम सब यही जानने का यत्न कर रहे थे कि आपने किसी को चुन रखा है क्या, या शायद आप किसी के प्रेम में आकर डूबी हुई हैं और हमें पता तक नहीं। नीरजा हर एक शब्द पर जोर देकर बोली, जी नहीं, किसी को नहीं चुना है अभी तक। समय ही नहीं मिला, पर जब विवाह करना होगा तो समय भी निकाल लूंगी। सुप्रिया का उत्तर था। मुझे यही आशा थी सुप्रिया, प्यार के लिए समय निकाला नहीं जाता, अपने आप निकल आता है। 26 की हो गई हो तुम। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। तुम सबसे बड़ी हो, इसलिए नीरजा और प्रताप का विवाह भी रुका हुआ है। ललिता बेचैन स्वर में बोली, माँ, मेरे इन दोनों का विवाह रोकने की क्या आवश्यकता है? दोनों ने अपने जीवन साथी चुन रखे हैं, वे भला कब तक प्रतीक्षा करेंगे? मुझे जब विवाह करना होगा कर लूंगी। कोई मेरी पसंद का नहीं मिला तो शायद मैं विवाह ही ना करूं। सुप्रिया ने चुटकियों में ललिता की समस्या हल कर दी।
ये तो मैं पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ, पर तुम भी कान खोलकर सुन लो। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि बड़ी बहन बैठी रहे और छोटे भाई बहनों का विवाह हो जाए। पापा, आप कुछ कहिए ना। माँ तो जिद पकड़कर बैठी है। मेरे कारण प्रताप और नीरजा का विवाह रोक कर रखने की क्या तुक है? वे क्या बोलेंगे? उन्हें तो ये समझ ही नहीं आता कि विवाह भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूं भी हर चीज का एक समय होता है। वे तो तुम्हारी उपलब्धियों का बखान करते नहीं थकते। बस एक बात इनकी समझ में नहीं आती कि अच्छा सा वर देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर दें। ललिता, प्लीज क्यों बैठे बिठाए घर में तनाव पैदा करती रहती हो? हाँ, मुझे गर्व है कि सुप्रिया मेरी बेटी है। कभी 90% से कम अंक नहीं आए इसके। इतनी सी आयु में अपनी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है इसने। 4 लोग इसकी प्रशंसा करते हैं तो अच्छा लगता है। अपूर्व ने बीच में ही टोक दिया। वो सब तो ठीक है, पर पिता होने के नाते आपका भी कुछ फर्ज है या नहीं? सुप्रिया से पहले प्रताप और नीरजा का विवाह हो गया तो ये लोग ही बातें बनाएंगे। माँ, समय बदल चुका है। सब अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि दूसरों के लिए समय ही नहीं है। कोई कुछ नहीं कहेगा। आप निश्चिंत होकर इन दोनों के विवाह की तैयारी कीजिए। मुझे भी तो कुछ आनंद उठाने दीजिए। मेरे बाद इनका विवाह हुआ तो मैं भला जी खोलकर खुशियां कैसे मना पाऊंगी? अच्छा, मैं चली, बहुत काम पड़ा है। सुप्रिया उठ खड़ी हुई। रुक जा, खाना खा कर जा, नहीं तो फिर परेशान करेगी। ललिता अनमने स्वर में बोली। खाने की मेज पर भी यही वाद विवाद चलता रहा। शर्वरी दीदी अपना समझकर ही तो मदद कर रही है। कितनी आशा लेकर आएंगी वे जब उन्हें पता चलेगा कि ये महारानी तो विवाह के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या बीतेगी उन पर। मैं तो सोच रही हूँ कि उन्हें फोन करके मना कर दूं। ललिता देवी अभी अपनी ही धुन में थी। नहीं माँ, ऐसा मत करो, मौसी बुरा मान जाएंगी। ठीक कह रही है नीरजा, पहले से ही ये सोचकर बैठ जाना कि हम तो किसी से मिलेंगे ही नहीं। कहाँ की बुद्धिमानी है। शर्वरी दीदी किसी को लेकर आ रही हैं तो कुछ सोच समझकर ही ला रही होंगी। सुप्रिया, इस बारे में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हारी माँ जो कह रही है तुम्हारे भले के लिए ही कह रही है। तुम्हें उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। अपूर्व ने पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा। ठीक है, मैं आपके अतिथियों से मिल लूंगी, बस इतना ही आश्वासन दे सकती हूँ। क्या करूँ, ना आपको नाराज कर सकती हूँ ना शर्वरी मौसी को। सुप्रिया ने हथियार डाल दिए। वो नहीं चाहती थी कि ये बहस और लंबी खींचे। परिवार का आश्वासन पाकर ललिता तैयारियों में जुट गई। घर को सजाने संवारने का काम वे रात में ही पूरा कर लेना चाहती थी। अगला दिन तो खाने पीने की तैयारियों में ही बीत जाएगा। लगभग 1 बजे जब सुप्रिया अपना लैपटॉप बंद कर सोने चली तो पाया कि ललिता देवी अब भी नए कुशन कवर लगाने में जुटी हुई थी। माँ, कब तक लगी रहोगी? रात के 1 बज रहे हैं। पता नहीं क्यों दिन रात काम में जुटी रहती हो। कभी अपने स्वास्थ्य का भी चिंता कर लिया करो। सुप्रिया बड़े प्यार से उन्हें पकड़कर शयन कक्ष में ले गई। ललिता मुस्कुराकर रह गई। बात तो सच थी। 3 युवा संतानों की माँ होते हुए भी घर के काम में वही जुटी रहती थी। कभी कभी अपूर्व उनका हाथ बटा लेते थे, अन्यथा उन्हें अपनी काम वाली बाई आशा का ही सहारा था। उसके नाज नखरे वे केवल इसलिए सह लेती थी कि वो काम धंधे में उनका हाथ बटाने में कभी आनाकानी नहीं करती थी। पर आज सुप्रिया ने उनके प्रति चिंता जताई तो उन्हें अच्छा लगा। कम से कम उनके बारे में सोचती तो है सुप्रिया। क्या पता घर के अन्य सदस्य भी उनकी चिंता करते हों या शायद ना करते हों, कौन जाने। बचपन में सुप्रिया दौड़ दौड़ कर उनका हाथ बटाती थी, पर उन्होंने ही पढ़ाई में ध्यान देने का हवाला देकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। अगले दिन ऑफिस जाते समय ललिता ने सुप्रिया को समझा दिया था समय रहते ही घर लौट आए। फिर भी उनका दिल धड़क रहा था। क्या पता कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। नीरजा को उन्होंने सुप्रिया को समय से
घर लाने और तैयार करने का काम सौंप रखा था। अपूर्व अपने ऑफिस चले गए थे और तीनों बच्चे अपने अपने काम पर। सभी लगभग तभी घर लौटने वाले थे जब मेहमानों के आने का कार्यक्रम था। जरा सी फुर्सत मिली तो शर्वरी को फोन मिला लिया। उन्हें सुप्रिया के संबंध में सूचना देना तो आवश्यक था। बोल ललिता, कैसा चल रहा है सब कुछ? सारी तैयारी हो गई ना? शर्वरी ने ललिता का स्वर सुनते ही प्रश्न किया। कहाँ दीदी, कुछ भी ठीक नहीं है। सुप्रिया ने तो साफ कह दिया है कि वो प्रेम विवाह में विश्वास रखती है। ऐसे में सारे तामझाम का क्या अर्थ है दीदी? तू छोटी छोटी बातों से परेशान मत हुआ कर। सुप्रिया जैसा चाहती है वैसा ही होगा। शर्वरी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, मैं सब संभाल लूंगी। शर्वरी ने आश्वासन दिया। ठीक है दीदी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। सुप्रिया आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है। आप तो उसे अच्छी तरह जानती हैं। वो तो आसानी से किसी से मिलती जुलती भी नहीं। चिंता मत कर, सुप्रिया बहुत समझदार है। अपना भला बुरा भली प्रकार समझती है। वो जो भी निर्णय लेगी सोच समझ कर ही लेगी। चल ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को। शर्वरी ने उन्हें धीरज बधाया। सुप्रिया के घर लौटते ही गतिविधियां तेज हो गई। नीरजा अपने साथ अपनी 2 ब्यूटिशियन सहेलियों को भी लाई थी। तीनों ने मिलकर सुप्रिया को अच्छे से तैयार किया। मेरी बेटी को किसी की नजर न लग जाए। ललिता सुप्रिया को देखते ही खिल उठी। काला टीका लगा दो माँ, दीदी है ही इतनी सुंदर की जो देखे देखता ही रह जाए। नीरजा हंसी। तुम लोगों को भी मुझे बनाने का अच्छा अवसर मिला है। सुप्रिया हंस दी थी। अपूर्व और प्रताप में सजाने में ललिता की सहायता कर रहे थे। हमारे समय में विवाह संबंध इसी तरह पक्के किए जाते थे। कई दिनों तक घर में उत्सव का वातावरण सा रहता था। अपूर्व प्रताप को समझा रहे थे कि तभी सबको हेलो हाय कहते हुए शर्वरी का आगमन हुआ। उनके साथ ही एक युवक और उसके माता पिता भी थे। अपूर्व, प्रताप और ललिता ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। पहले औपचारिक और फिर अनौपचारिक बातचीत होने लगी। दोनों ही पक्ष बढ़ चढ़कर अपनी संतानों का गुणगान करने लगे। शीघ्र ही ठंडे पेय प्रस्तुत किए गए। उधर शर्वरी ललिता का हाथ बटाने उसके साथ चली गई। अब पता क्यों इतनी चिंता कर रही थी तू? दीदी, सुप्रिया ने तो सुनते ही कह दिया कि वो तो प्रेम विवाह ही करेगी। माता पिता द्वारा तय किए विवाह में उसकी कोई रुचि नहीं है, उसने कहा। और तूने मान लिया? ये बच्चे हमें बताएंगे कि वे किस प्रकार का विवाह करेंगे। हमने क्या बिना प्रेम के ही विवाह कर लिया था? सच कहूँ तो मुझे तेरे जीजा जी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। हमारा विवाह तो 6 महीने बाद हुआ था। ठीक कह रही हो दीदी, मैं और अपूर्व तो माँ पापा से छिपकर मिलते थे। आपको तो सब पता है। माँ को पता लगा तो कितना नाराज हुई थी। उस मिलन में भी कितना रोमांच था। आधे घंटे की भेंट के लिए मैं दिन भर तैयार होती थी। वही तो हमारे प्यार में शालीनता थी जिसे आज की पीढ़ी चाह कर भी समझ नहीं सकती। वो सब छोड़ो ना दीदी, इस बारे में कभी बाद में बात करेंगे। सुप्रिया का क्या करें? अभी तो ये बताइए, तू क्यों चिंता करती है? सब ठीक हो जाएगा। मैं अभीष्ट और उसके माता पिता को लेकर आई हूँ। अभीष्ट और सुप्रिया एक दूसरे को भली प्रकार जानते हैं। याद है 3 वर्ष पहले सुप्रिया मेरे पास छुट्टियां मनाने आई थी? हाँ याद है। वहीं दोनों की मित्रता हुई थी जो बाद में घनिष्ठता में बदल गई। तुम चाहो तो इसे प्यार का नाम दे सकती हो। दोनों घंटे कंप्यूटर पर बातचीत करते थे। फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि दोनों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। सुप्रिया को लगा कि अभीष्ट उसे धोखा दे रहा है। हाय, कितना कुछ हो गया और सुप्रिया ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। तुझे तो क्या, मुझे भी हवा नहीं लगने दी। ये नई पीढ़ी बहुत स्मार्ट है। मुझे तो अभीष्ट की माँ ने पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने ही बताया कि अभीष्ट ने प्रण लिया है कि विवाह करेगा तो सुप्रिया से, नहीं तो जीवन भर कुंवारा रहेगा। मुझसे कहने लगी कि इस समस्या का हल आप ही निकाल सकती हैं।
फिर क्या? मैंने बहुत सोचा, क्या करूं क्या ना करूं। अभीष्ट को मैं बचपन से जानती हूँ, हर क्षेत्र में सुप्रिया से 20 ही होगा। किसी तरह का कोई व्यसन नहीं। ऐसे युवक आजकल मिलते कहाँ हैं। सुप्रिया को भी मैं भली प्रकार जानती हूँ। किसी से मिलने जुलने या प्रेम की पींगे बढ़ाने का समय ही कहाँ है उसके पास। वैसे भी अभीष्ट जैसा वर तो दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यही सोचकर मैंने उसके परिवार को तुम सबसे मिलवाने का निर्णय लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात नहीं टालेगी। काश ऐसा ही हो। मुझे तो ये सब सुनकर सुप्रिया की चिंता होने लगी है। ये तो बड़ी छुपारिस्तम निकली। प्रताप और नीरजा ने मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाई। होता है, ऐसा भी होता है। मेरी छवि ने तो ऐन शादी के दिन बताया था। तुझे तो सब पता है कि कैसे हमने सारी बात संभाली थी। ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाया करते। शर्वरी ने समझाया। ललिता, क्या कर रही हो तुम? वहाँ सारे मेहमान प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी अपूर्व आ खड़े हुए। अभी आती हूँ, आप जाकर मेहमानों के पास बैठिए ना। ललिता ने अनुनय की। ललिता, तू जाकर सुप्रिया को ले आ, मैं मेहमानों के पास जाकर बैठती हूँ। शर्वरी बोली तो ललिता सुप्रिया के कक्ष की ओर बढ़ गई। चल सुप्रिया, तेरे पापा और शर्वरी मौसी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या माँ, मेरा तमाशा बनाकर रख दिया है? मैं क्या कोई अजूबा हूँ जो सबके सामने मेरी नुमाइश करवा रही हो? अरे वाह, मन मन भावे मूड हिलावे। ललिता जी हंसी। तात्पर्य क्या है आपका? सुप्रिया ने तेवरियां चढ़ा ली। लो, अब तात्पर्य भी मुझे ही समझाना पड़ेगा। शर्वरी दीदी ने मुझे सब बतला दिया है। ड्राइंग रूम में चल, सब समझ में आ जाएगा। दीदी, माँ क्या कह रही हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। नीरजा साक्षात प्रश्न चिन्ह बनी खड़ी थी। धीरज से काम लो, सब समझ में आ जाएगा। चलो जल्दी चलो, मेहमान प्रतीक्षा कर रहे हैं। ललिता अपनी ही धुन में बोली। अभीष्ट और उसके परिवार को देखकर सुप्रिया को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। शर्वरी मौसी को तो जासूसी कंपनी खोल लेनी चाहिए। ना जाने कैसे सब पता लगा लेती हैं। उसने सोचा, ये सब क्या है? यहाँ आने से पहले मुझे सूचित तो कर सकते थे। तनिक सा एकांत मिलते ही सुप्रिया ने अभीष्ट से शिकायत की। चकित करने का अधिकार क्या केवल तुम्हें है? याद नहीं कैसे बिना कहे सुने गायब हो गई थी तुम। मैंने भी कसम खाई थी कि तुम्हें ढूंढ कर ही दम लूंगा। भला हो शर्वरी आंटी का, जिन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। तुम्हारी सुनैना का क्या हुआ? फिर वही सुनैना पुराण। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मैं किसी सुनैना को नहीं जानता, पर तुम हो कि सुनने को तैयार ही नहीं हो। लो और सुनो। उसने खुद मुझे फोन करके बताया था कि तुम उससे अथाह प्रेम करते हो और विवाह उसी से करोगे। मुझे क्या पता किसने तुम्हें ये शुभ समाचार दिया था, पर इस बात का दुख अवश्य है कि तुम्हें मुझसे अधिक किसी अनजान के फोन पर विश्वास है। तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हो। मैंने उस फोन नंबर को संभाल कर रखा है जिससे मुझे पूरे 3 बार फोन आया था। ठीक है, फोन नंबर दो मुझे, हम दोनों बात करेंगे। हेलो सुनैना। फोन पर किसी युवती का स्वर सुनते ही अभीष्ट ने प्रश्न किया था। हेलो अभीष्ट, कहो कहाँ तक पहुँची तुम्हारी प्रेम कहानी? उधर से खिलखिलाहट के साथ प्रश्न किया गया। कौन ऋचा? तो ये तुम्हारी शरारत थी। तुम्ही ने सुप्रिया को सुनैना के नाम से फोन करके बरगलाया था। क्या कह रहे हो? मैंने तो बस तुम्हारे कथन अनुसार तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली थी। लगता है तुम्हारी बात ही सच थी। तुम दोनों को सचमुच एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। विश्वास ही तो सच्चे प्रेम की नींव का पत्थर होता है। ठीक कह रही हो तुम। सुप्रिया तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि मेरे जीवन में कोई और लड़की भी हो सकती है। फिर भी वो ये जानने को बहुत उत्सुक थी कि उसे कई बार फोन किसने किया था। मुझे क्या पता था कि तुम सुनैना बनकर फोन कर रही थी। अब तुम्हें उसे समझा दो। अभीष्ट ने फोन सुप्रिया को थमा दिया। हाय सुप्रिया, कैसी हो? अभीष्ट ने तुम्हारे बारे में इतने विस्तार से बताया कि ऐसा आभास हो रहा मानो तुम मेरी आंखों के सामने बैठी हो। आशा है हम शीघ्र ही मिलेंगे।
मैंने ही तुम्हें सुनैना के नाम से फोन किए थे। मेरी अभीष्ट से शर्त लगी थी कि आजकल का काम चलाओ प्रेम जरा सा झटका भी नहीं सह सकता। उसने मुझे चुनौती दी कि मैं चाहूँ तो परीक्षा ले सकती हूँ, तो मैंने वही किया। पर मुझे खुशी है कि अभीष्ट की जीत हुई। ऋचा ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। पर तुम हो कौन? क्या अभीष्ट ने बताया नहीं अभी तक? मैं ऋचा, अभीष्ट के मामा जी की बेटी। हम दोनों भाई बहन कम, मित्र अधिक हैं। नर्सरी से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई हम दोनों ने साथ की थी, पर विवाह करने में मैं अभीष्ट से आगे निकल गई। ऋचा हंसी। उसकी स्वच्छ निर्मल हंसी सीधे सुप्रिया के दिल में उतर गई। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा ऋचा। आशा है हम जल्द ही मिलेंगे। बात समाप्त होते ही सुप्रिया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। अब क्या हुआ? अभीष्ट ने प्रश्न किया। मैं तो तुम्हारी परीक्षा में असफल हो गई अभीष्ट। मैंने तुम पर अविश्वास किया। ऐसा कुछ नहीं है सुप्रिया, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद ऐसा ही सोचता। प्रेम को विश्वास में बदलने में तो सारा जीवन लग जाता है। अब शीघ्रता से अपने आंसू पोंछ लो, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुप्रिया आंसुओं के बीच में भी मुस्कुरा दी थी। सरवरी ने सुप्रिया को देखा तो आंखों ही आंखों में ललिता को बता दिया कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया था। ललिता अपनी दीदी की योग्यता की कायल हो गई थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।